साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 29 और 30, जिसमें 29 को हमने कल पढ़ लिया था और आज अनुच्छेद 30 को पढ़ेंगे। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। साथियों, इससे पहले एक छोटी सी सूचना यह है कि बहुत सारे माध्यम से मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लिखवा रहे हो, इतनी गहराई की ज़रूरत नहीं है, या सबके अपने अपने वक्तव्य हैं। तो साथियों, एक इस बात का तो तर्क ये है कि ये जो बैच चला हुआ है ये हमारा फाउंडेशन बैच है, यानी इसमें हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। जब हमारे पास वैकेंसी सामने नहीं है और उस समय जब हम पढ़ते हैं तो यही वो समय होता है डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ने का। जब टारगेट सामने होता है, वैकेंसी निकल चुकी होती है, एग्जाम डेट आ चुकी होती, तो हमें बहुत संयमित, बहुत एक दायरे में रह के ही पढ़ना होता है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। अब भी हम दायरे में पढ़ रहे हैं, लेकिन दायरे को थोड़ा सा हमने विस्तार कर रखा है। तो पहली बात तो ये कि ये फाउंडेशन बैच है, इसको डिटेल में, यानी पॉलिटी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसको पढ़ने के बाद मैं तो ये कहता हूँ सेकंड ग्रेड ही नहीं चाहिए, आप कहीं भी तैयारी कर लेना, ये पॉलिटी आपके हर जगह काम आएगी, अलग से कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब समय आएगा और ज़रूरत, हमारे पास समय हुआ और ज़रूरत महसूस हुई, तो उसके लिए हम अलग से फिर कोर्स, कोई बैच शुरू कर देंगे जिसको तुरंत जल्दी से करवाया जा सके। अभी डिटेल में ही पढ़ेंगे। और देखो, ये मेरे ऊपर ऐसा भी कोई दबाव नहीं है मुझे इतनी जल्द, हालांकि परीक्षा सामने होती है तो ये रहता है कि चलो बच्चों को कोर्स पूरा करा दिया जाए परीक्षा से पहले। बाकी मेरा एक छोटा सा अनुभव है कि जब हम एक शिक्षण संस्थान में कोचिंग कर रहे थे तो बहुत ही नामी, एक बहुत ही प्रसिद्ध टीचर हमें फिलॉसफी पढ़ाते थे। और फिलॉसफी में ये मान लो सिलेबस में से उन्होंने जो शुरू का हिस्सा था बहुत डिटेल में पढ़ाया, जब तक एग्जाम डेट नहीं आई थी। हम उसको विस्तार से पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, बहुत शानदार तरीके से, यानी पहली बार फिलोसफी को पढ़ रहे थे, लेकिन एकदम 100% कॉन्सेप्ट क्लियर था। जैसे ही एक दो टॉपिक पूरे हुए, एग्जाम डेट निर्धारित हो गई, और उसके बाद मैंने आपको बता ही रखा है कि टीचर्स को टारगेट दे दिया जाता है कि नए बैच भी शुरू करने, जल्दी से पुराने खत्म करो। अगले एक दो दिनों में बचे हुए सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए और कोर्स खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है, हमें डिटेल में ही पढ़ना है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई दबाव है। तो चलिए अनुच्छेद 30 को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? इसका जो पहला खंड ये कह रहा है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग। भारत में दो ही आधार बनाए गए हैं अल्पसंख्यक के, या तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। तो इसमें कहा गया कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं ये अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और इसका प्रशासन का अधिकार इनको होगा। ये इसमें लिखा हुआ है। तो साथियों, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना करने वाला ही वर्ग, जो कैटेगरी, जो एक समुदाय है या जो भी है, वो ही उसके प्रशासन का अधिकार रखता है। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि जिस वर्ग ने स्थापना की है वो ही उसके प्रशासन का अधिकार रखता है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उदाहरण पहले भी दिया है, तो उसकी स्थापना किसी समुदाय के द्वारा नहीं की गई, बल्कि एक संसदीय अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग उसके प्रशासन का दावा नहीं कर सकते, वो सरकार के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा चालू है, सरकार उसका प्रशासन देखती है। तो पहले खंड में तो ये बातें लिखी हुई थी। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में,
अल्पसंख्यक जो कि संपत्ति के अधिकार, हालांकि बहुत सारे मामले हुए थे 44वें संविधान संशोधन में, जो 42वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान किए गए थे उनमें से बहुत सारे प्रावधानों को निरस्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो इस अधिनियम के, इस संशोधन अधिनियम से इस अनुच्छेद 30 का जो पहला खंड है इसमें एक और उपखंड जोड़ दिया था, अनुच्छेद 30 एक कै, और उसमें यह प्रावधान कर दिया था कि अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति को अधिग्रहण करता है तो उसके लिए फिर पर्याप्त क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना पड़ेगा। साधारण या केवल क्षतिपूर्ति से बात नहीं बनेगी, यानी जो मुआवजा दिया जाएगा वो पर्याप्त दिया जाएगा। और पर्याप्त का मतलब क्या होता है, जो वर्तमान दर चल रही है, बाजार भाव चल रहा है, उसके हिसाब से। तो 44वें संविधान संशोधन में यह कर दिया कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं अल्पसंख्यक मामले में एक तरह से वर्तमान में भी संपत्ति का अधिकार लागू है। बाकी तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा ही दिया गया था। ये इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण अगर किया जाता है तो पर्याप्त क्षतिपूर्ति का प्रावधान करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस अनुच्छेद में एक प्रावधान और भी है, उसमें यह लिखा है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में, यानी राज्य अगर शिक्षा संस्थाओं को सहायता दे रहा है तो राज्य किसी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो फला जो शिक्षा संस्थान है वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में, उसका मैनेजमेंट अल्पसंख्यक वर्ग देखता है इसलिए उससे के साथ कोई भेदभाव कर दिया। ऐसा नहीं कर सकता राज्य। यानी ये अनुच्छेद 30 में ये भी प्रावधान कर दिया कि राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होने के कारण उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सहायता दी जाती है तो सबको समान रूप से दी जाएगी। ये प्रावधान कर रखा है, बाकी हम व्यवस्थित रूप से लिखवाएंगे। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक मामला भी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट से पहले एक चीज और चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद 29 को हमने पढ़ाया था, 29 को, उस समय भी हमने बताया था, अब फिर उसका जिक्र कर लेता हूं कि 29 और 30 की दृष्टि से अगर ये पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30 की दृष्टि से अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा। अल्पसंख्यक के बारे में तो मैं अभी बता देता हूं आपको। उससे पहले ये बात है कि ये जो अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अगर हमारे पास यही प्रश्न आ जाए, पेपर में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, जिसमें से 29 भी है 30 भी है, निसंकोच 29 को भी टिक कर देना, 30 को भी कर देना, जैसा भी उसमें ऑप्शन आए, 29 और 30 दोनों, तो दोनों को कर देना। लेकिन प्रश्न ये आए कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो केवल अल्पसंख्यक के लिए है, जिसमें केवल शब्द लग गया, तो फिर अनुच्छेद 30 है। क्योंकि अनुच्छेद 29 सभी वर्गों के एक तरह से उनका प्रावधान किया गया है उसमें, और अनुच्छेद 29 के अलावा जो 30वां अनुच्छेद है वो केवल अल्पसंख्यक के लिए। तो उसमें और 29 में तो सभी वर्गों के लिए है, जिसमें अल्पसंख्यक भी आ गए और बहुसंख्यक भी आ गए, और 30 में केवल अल्पसंख्यक है। तो इससे संबंधित एक मामला आया था, TMA पाई फाउंडेशन, 2002 का मामला है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण दिया था ये अल्पसंख्यक किसको माना जाएगा इससे संबंधित। तो इसमें स्पष्टीकरण ये दिया था कि कोई भी वर्ग अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या में उस वर्ग की स्थिति के आधार पर उनका ये प्रावधान होना चाहिए कि अल्पसंख्यक किसको माना जाए। देखो, अगर मान लो ये प्रावधान ये सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं करते, तो मान लो राष्ट्रीय स्तर पर कोई धर्म है वो अल्पसंख्यक है, लेकिन किसी राज्य में वो हो सकता है बहुसंख्यक हो, तो पूरे राज्य में वो बहुसंख्यक है लेकिन उसको अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है।
हो सकता है 2-4% कोई ऐसी जनसंख्या उसमें रहती हो जो राष्ट्रीय स्तर से तो वो बहुसंख्यक है, लेकिन वहां पर वो अल्पसंख्यक है, फिर भी उसको अल्पसंख्यक का लाभ नहीं मिलेगा। जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक का लाभ लेगा। तो TMAPI फाउंडेशन 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण दिया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि अल्पसंख्यकों के निर्धारण के लिए केवल धर्म और भाषा को आधार बनाया गया है। इनके आधार पर ही अल्पसंख्यकों का निर्धारण होगा। हां, यह जरूर ध्यान रखना कि भाषा में लिपि भी शामिल है, केवल भाषा ही नहीं, भाषा में लिपि भी है। तो भाषा और धर्म के आधार पर यह होगा। अक्टूबर 2002 में उच्चतम न्यायालय में एक फैसला सुनाया। उसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान खोलने का पूरा अधिकार दिया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि कोई ऐसा संस्थान, अल्पसंख्यक वर्ग का संस्थान जो सरकारी सहायता लेता है, तो उसके लिए सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। और अगर सहायता नहीं लेता है तो फिर वो अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे उसकी प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें सरकार दखल नहीं दे सकती। लेकिन एक बात यह भी कही सुप्रीम कोर्ट ने कि शिक्षा स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार कोई नियम लागू कर सकती है। ठीक है, उसका प्रशासन आप देख रहे हो, प्रवेश प्रक्रिया है और चीजें, उनमें सरकार दखल नहीं देगी। आपने सारा फंड अपने आप अरेंज किया है तो, लेकिन शिक्षा स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार उस पर कोई नियम लागू कर सकती है। तो हालांकि आपके सेकंड ग्रेड के लिए इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम अनुच्छेद 30 पढ़ते हैं तो हमें एक अनुच्छेद और यहां पर साथ पढ़ लेना चाहिए, अनुच्छेद 15(5). 93 जो संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 था शायद, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सभी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को, उनके विद्यार्थियों को आरक्षण देने का प्रावधान रहेगा, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। यानी अनुच्छेद 15(5) जो जोड़ा गया उसमें यह प्रावधान कर दिया, 15(5) जोड़ दिया और उसमें यह कह दिया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह प्रावधान लागू नहीं है। तो यहां पर जो ये आरक्षण सिस्टम है वो इन संस्थानों पर लागू नहीं होगा। ये इस मामले में एक विशेष छूट दी हुई है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को, ये भी चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद एक आता है अनुच्छेद 350(a) कह लो या कह दो, कुछ भी कह लो, ये भी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। ख है जो 350, वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। तो 350 क या ए में तो ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करेंगे और राष्ट्र मतलब एक तरह शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 100% नहीं, लेकिन यह राज्य की ड्यूटी बनती है एक तरह से कि वो इसका प्रयास करे। और राष्ट्रपति किसी राज्य को इससे संबंधित कोई आवश्यक या उचित निर्देश भी दे सकता है। ये तो 350 क में प्रावधान किया गया। ऐसा ही अनुच्छेद 350 ख है जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। देखो दोनों ही भाषाई अल्पसंख्यक के लिए है, ध्यान रखना। क और ख केवल अल्पसंख्यक के लिए धर्म वगैरह के आधार पर नहीं, केवल भाषा के आधार पर लिखा है यहां पर। तो यहां पर क में लिखा है कि भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दी जाए उनकी मातृभाषा में। 350 क। 350 ख इसमें राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया है कि वो एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे।
यानी 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के एक विशेष अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और ये जो विशेष अधिकारी है ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित सभी विषयों की जांच करेगा। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्य की सरकारों को भी भिजवाएगा। तो 350 ख या बी में ये प्रावधान है कि एक विशेष अधिकारी होगा, एक अधिकारी, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये सभी अल्पसंख्यक मामले हैं जो उनकी जांच करेगा, जांच करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा और दोनों सदनों के अलावा जिस राज्य से संबंधित वो मामला है उन राज्यों के विधानमंडल को भिजवाएगा, राज्य विधानमंडल को भिजवाएगा या राज्य की सरकार को भिजवाएगा, ये कह सकते हैं, विधानमंडल की जगह राज्य सरकार कह सकते हैं। तो साथियों ये हमारा अनुच्छेद 30 था। अनुच्छेद 30 से संबंधित मुझे लगता नहीं अब कोई आपका टॉपिक रह गया हो, क्योंकि इतना बड़ा मामला इसमें है नहीं, छोटा सा था, हमने तो वैसे भी इसको विस्तार से समझ लिया है। चलो हेडिंग डालो अनुच्छेद 30। ये हेडिंग तो आपने डाल ही रखी होगी, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें 1 नंबर डाल के लिखो, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। नेक्स्ट, 1 कै डाल के लिख सकते हो, ये इसमें लिख लो और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। उसके बाद ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, मैं इसकी भाषा बना देता हूं, आप इसमें लिखिए अनुच्छेद। ये 1 कै जो है 30 का, जो मैं 1 नंबर डालिए, दूसरा डालो 1 कै या 1 ए। अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो वह उसके लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति का प्रावधान करेगा। ये पर्याप्त क्षतिपूर्ति ध्यान रखना है। अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो वह उसके लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति का प्रावधान करेगा। ब्रैकेट में लिख सकते हो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। ये ज्यादा लिख दिया, बहुत ज्यादा हो गया, तो 19,000 साल की बात कर दी हमने। 1978 की जगह 19,778 के सन में पहुंच गए। चलो अभी नहीं पहुंचना है हमें वहां पर, हमें यहीं रहना है 2024 में। लिखो नंबर 2 डाल के लिखो, शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में, शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, कि वह किसी धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।
नेक्स्ट, TME पाई फाउंडेशन 2002, TME पाई फाउंडेशन 2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण दिया कि कोई भी वर्ग अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या में उस वर्ग की स्थिति के आधार पर होगा। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों का निर्धारण केवल धर्म और भाषा के आधार पर ही होगा, लेकिन भाषा में लिपि भी शामिल है। नेक्स्ट, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सभी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को आरक्षण देने का प्रावधान रहेगा, लेकिन अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। ब्रैकेट में लिख सकते हो अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था, या ये भी लिख सकते थे शुरू में कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत अनुच्छेद 15(5) जोड़कर यह प्रावधान किया गया, जो भी मैंने लिखवाया है। आगे चलो, लिखो अनुच्छेद 350 के, अनुच्छेद 350A के तहत प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को इससे संबंधित आवश्यक या उचित निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट लिखो, ये 358 लिख दिया गलती से, 0 है भाई, ये लो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित सभी विषयों की जांच करेगा और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ऐसी रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। तो साथियों, ये आज का अनुच्छेद 30, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।